नालागढ़ के एक मुस्लिम टेलर द्वारा नाबालिग युवती का धोखे से वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में बीबीएन के हिंदू संगठनों ने एसडीएम नालागढ़ को ज्ञापन सौंपा और इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग दोहराई। हालांकि पुलिस ने आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके बाद इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने पर हिंदू संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया है। राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित कई हिंदू कार्यकर्ता नालागढ़ में इकट्ठा हुए और उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेशाध्यक्ष और अन्य ने बताया कि कुछ दिन पहले नालागढ़ में एक 17 साल की नाबालिग हिंदू लड़की के साथ शहर के ही एक नामी मुस्लिम टेलर द्वारा दुराचार हुआ है। उसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। हिंदू संगठनों ने कहा कि जितने भी बाहरी राज्यों से आए मुस्लिम यहाँ पर दुकान कर रहे हैं और किराए पर रह रहे हैं, उन सबकी जांच की जानी जरूरी है कि कैसे उन्होंने यहाँ पर राशन कार्ड बनाए हैं, कैसे जमीन ले रखी है। गुरदयाल सिंह ठाकुर ने कहा कि ये लोग वोट भी यहाँ डालते हैं और यूपी सहारनपुर में भी डालते हैं। उन्होंने कहा कि बीबीएन में लव जिहाद का मामला हो या कि ट्रेलर मामले में यही सामने आया है कि यह लोग यहां पर व्यापार करने के बहाने समाज को दूषित करने के इरादे से पैर पसार रहे हैं। जिला प्रशासन आज तक इनका सत्यापन क्यों नहीं कर सका, जबकि नियमों के मुताबिक हर किराएदार का रिकॉर्ड पुलिस में जरूर होना चाहिए। हमने तो ज्ञापन दिया, जो हमारे बच्ची के साथ यहाँ दुष्कर्म हुआ था उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है कि इसमें जो जो दोषी हैं उनको उठाया जाए और इस पे असली कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये हिमाचली बने हैं, इनके पास मकान भी है, तो यहाँ भी मकान है, किराए पर भी है, इन्होंने दे रखा, 2 लाट में ये कमरे बने हैं, तो ये कैसे इनको मिले, इनकी वोटें कैसे बनी, इनको आधार कार्ड कैसे बने। और यहाँ कम से कम नालागढ़ में कम से कम 200-250 बंदा ऐसा होगा कि इनकी सारी की कार्रवाई करे, कमेटी इसकी इंक्वायरी करे। ये हमने दिया जो हमारी नाबालिग बच्ची से कुकृत्य हुआ है उसके बारे में सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जितने भी बाहर से यहाँ लोग आते हैं, चाहे किसी धर्म मजहब के हों, हमारा किसी एक से कोई मतलब नहीं है, उनकी आउट ऑफ स्टेट के पूरों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे उनके राशन कार्ड बनते हैं, कैसे आधार कार्ड बनते हैं और किस बेस पे वो यहाँ रह रहे हैं और ऐसे अनुचित कार्य को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया भी मैटर कोर्ट में, और बाकी इसकी हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। ज्ञापन जो है हमें विश्व हिंदू परिषद जिला नालागढ़ की तरफ से, जो उनके कार्याध्यक्ष महामंत्री जी और जिला संयोजक बजरंग दल है, उनकी तरफ से प्राप्त हुआ है। उसमें इन्होंने कहा है कि जो कुछ नीतिगत मुद्दे उठाएं कि जो बिना वेरिफिकेशन के कम किराएदार रह रहे हैं या जो जिनके राशन कार्ड जिनका ऐसा कहना है कि फर्जी तरीके से बने, उसकी जाँच की जाए। तो इस संबंध में हमने इनको जो अवगत करा दिया है कि जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की। ये मैंने इनसे कहा है कि चूंकि इन्होंने बड़ा जर्नलिस्ट टाइप का कंप्लेन दिया है, तो मैंने कहा कि अगर ऐसे इंस्टेंसेस आपकी नज़र में है तो हमारे ध्यान में लाइए, हम उसकी जांच करेंगे कैसे बनाएंगे। मेरे पास कोई तो शिकायत आई नहीं है, आप शिकायत दीजिए, मैं कार्यकारी अधिकारी से संबंध में जवाब दूंगा। सोलन जिला योजना समिति के चुनावों में कांग्रेस की खूब किरकिरी हुई है। आपसी गुटबाजी और लापरवाही के चलते कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस चुनाव में नगर निगम सोलन के उप महापौर और कांग्रेसी नेता राजीव कोंडा को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद कांग्रेस नेता एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की 16 सीटों के चुनाव हुए। इसमें 13 सीटें जिला परिषद और 3 सीटें जिला शहरी निकायों के लिए आरक्षित थी। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले तक लगभग भाजपा की हार निश्चित थी, लेकिन फिर भी भाजपा इस चुनाव को जीतने में कामयाब हो पाई है। जिला परिषद की सभी 13 सीटों के लिए निर्विरोध सदस्य निर्वाचित हुए, जबकि शहरी निकाय जिसमें नगर निगम सोलन, नगर परिषद परवाणु, नगर परिषद बद्दी और नालागढ़, नगर पंचायत अर्की और नगर पंचायत कंडाघाट के सभी निर्वाचित कुल 58 पार्षदों द्वारा मतदान करना था, जिसमें कांग्रेस के 30 और भाजपा के पार्षदों की संख्या 28 थी। संख्या के हिसाब पर भाजपा यह चुनाव हार रही थी। वहीं कांग्रेस के 14 पार्षदों ने इन चुनावों से दूरी बनाए रखी। मजेदार बात यह रही कि यह चुनाव सोलन में ही हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस के 3 पार्षद इस नाम से दूर रहे। इन चुनावों में भाजपा ने नगर परिषद बद्दी के तरसेम चंद, नगर पंचायत कंडाघाट के मनीष सूद और नगर निगम सोलन के पार्षद रेखा सहानी पर दाव खेला। कांग्रेस ने नगर निगम सोलन के महापौर राजीव कोंडा, नगर परिषद परवाणु के पार्षद लखविंदर सिंह और नगर पंचायत अर्की के पार्षद धर्मपाल शर्मा को मैदान में उतारा। भाजपा प्रत्याशी को जहां 27-27 वोट मिले, वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों को 15-15 वोटों से ही संतोष करना पड़ा।
इसमें डीपीसी का था, जिसमें जिला परिषद और एमसीज जो हैं उनके मेंबर्स का चुनाव होना था, जो डीपीसी में रिप्रेजेंट करेंगे अपने अपने उसको। और इसमें जिला परिषद का तो निर्विरोध हुआ है और एमसी की साइड से 6 लोग ने अपना नॉमिनेशन भरा था, उनमें से 3 चुने गए हैं। जो सोलन ज़िला प्लानिंग कमेटी के चुनाव यहाँ पर हुए हैं और इसमें 6 शहरी निकाय जो सोलन ज़िला के अंदर आते हैं, उसमें से 3 सदस्य जो हैं उनका चुनाव हुआ है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये चुनाव हुआ है और 3 सदस्य जो हमारे यहाँ पर चुनकर आए हैं, उनमें से तरसेम जी हैं, एक रेखा जी हैं और एक मनीष जी हैं। ये एक कंडाघाट नगर पंचायत से हैं, एक बद्दी की नगर परिषद से हैं और एक सोलन निगम से हैं। तो ये 3 हमारे चुन के आए हैं। हमें आशा है कि आगे वो आकर बहुत अच्छा कार्य करेंगे और अपने ज़िले के लिए वो बहुत विकास के लिए कार्य करेंगे। सीटू संगठन से जुड़े मजदूरों ने श्रम कानूनों को लागू करने की मांग को लेकर एसजेवीएन की 210 मेगावाट की लुहरी जल विद्युत परियोजना मुख्यालय बित्थल में धरना प्रदर्शन किया। मजदूरों ने परियोजना निर्माण स्थल में रेत और पत्थर की अवैध बिक्री करने का आरोप भी लगाया। उनकी मांगों पर गौर न करने की सूरत में बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी। 210 मेगावाट की निर्माणाधीन लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के मजदूरों ने परियोजना मुख्यालय बित्थल में धरना प्रदर्शन किया। मजदूरों का आरोप था कि उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है और न ही परियोजना निर्माण स्थल पर श्रम कानूनों के तहत दी जाने वाली सुविधाएं दी जा रही है। शिमला जिला के नेरथ और कुरुक्षेत्र दोनों परियोजना बांध स्थल का निर्माण कार्य जोरों पर है। परियोजना निर्माण स्थल में पानी, टॉयलेट और स्वास्थ्य सेवाएं जवाबदेही की नहीं है। उन्होंने परियोजना निर्माताओं को चेताया कि बकाया राशि और वेतन निर्धारित समय पर नहीं दिया गया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा। इस दौरान उन्होंने परियोजना निर्माण स्थल नीरथ में करोड़ों रुपयों का रेत और पत्थर परियोजना निर्माताओं की सांठगांठ से बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्थानीय और गरीब लोगों को रेत नहीं दिया जाता, लेकिन कुछ ठेकेदार और परियोजना निर्माता मिलकर करोड़ों का रेत और पत्थर बेच रहे हैं। उन्होंने इसकी सीबीआई जांच की मांग उठाई है। उनका कहना था कि परियोजना निर्माण के आरंभ में ही भ्रष्टाचार पनपने लगा है तो आने वाले समय में परियोजना निर्माण में भारी धांधली हो सकती है, जिसका खामियाजा देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचकर होगा। जो लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट में जो मजदूर काम कर रहा है ठेकेदार के माध्यम से, उसको पिछले अप्रैल से तनख्वाह नहीं मिली बहुत सारे मजदूरों को और मैक्सिमम को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, जुलाई और अगस्त। इस बात को लेकर हम यहाँ आए थे और जो एससीएफएल और पटेल के साथ हमारी बैठक हुई है, उसमें ये माना इन्होंने हमारी तरफ से कमियाँ रही है, हमें इसको दूर करेंगे और 23 तारीख तक इसी महीने में पिछली बकाया तनख्वाह जो दिया जाएगा, जिसको यूनियन ने माना है और ये भी माना है कि आने वाले समय में मैनेजमेंट 7 तारीख को तनख्वाह देगी। इस बात से यूनियन एग्री हुई है और ये भी मैनेजमेंट ने कहा है कि जो भी लेबर लॉज होंगे लागू, हम उसको लागू करेंगे। और जो हमने 24 अगस्त को यहाँ पर धरना दिया था, उस धरने के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया था लेबर लॉज को लेकर, पेमेंट को लेकर, और प्रबंधक वर्ग ने अभी तक जो है पेमेंट ना वर्कर की पेमेंट की, ना जो है समस्या का हल किया। और इसके साथ साथ में फिर आज हम लोग जो फिर धरने पर जो फिर धरना दे रहे और ज्ञापन फिर द्वारा दिया कि आप लोग जो है समस्या का हल लेबर लॉज को लागू करो। और इन्होंने जो है माना है बैठक में अभी, और इन्होंने माना कि हम 1 हफ्ते के अंदर जो है उसका समस्या का हल करेंगे, पेमेंट भी देंगे। हमने एक प्रोटेस्ट किया, इस प्रोटेस्ट के लिए हमारी कुछ मांगे थी, उन मांगों के लिए हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, जैसे कि हमारी सैलरी के अकॉर्डिंग और कोई जैसे हमारी साइड पर पानी नहीं है, कई समस्याएं थी। उन समस्याओं को लेकर हम एससीएफएल ऑफिस के सामने आए और हमने अपनी बात यहाँ पर रखी। तो उन्होंने 23 तारीख लास्ट डेट दी है कि भाई 23 तारीख को सब ठेकेदारों की पेमेंट हो जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित करवाए गए जनमंच को कांग्रेस ने झंड मंच करार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा कि जिस तरह से सरकार जनमंच में लोगों की मांगों की अनदेखी कर रही है, उसका जवाब उन्हें जनता ही देगी। उन्होंने कहा कि बागवानी मंत्री ने जनमंच में जिस तरह से लोगों के सामने तानाशाही प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया है, उससे यही लग रहा है कि यह जनमंच नहीं झनमंच है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंत्रियों की बयानबाजी के कारण प्रदेश की संस्कृति भी प्रदूषित हो रही है। हिमाचल प्रदेश में प्रदेश व्यापी एक जनमंच चल रहा है, जिसका जिम्मा अलग अलग मंत्रियों को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया हुआ है, लेकिन वो एक चर्चा का विषय बनता जा रहा है। वो जनमंच नहीं, जो भाजपा के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने जो अपने तेवर दिखाए जनमंच में आए हुए
उन शिकायतकर्ताओं को, जिससे तो ये जाहिर हो रहा है कि जनमंच की बजाय जंड मंच है। मैं तो इसको जंड मंच बोलूँगा, क्योंकि लोगों की जो आस्था है, लोगों का जो दर्द है वो दिखाई दे रहा है, छलकता दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे जो बागवानी मंत्री हैं वो अपने तेवरों से ये दिखाना चाहते हैं कि ये राजनीति लोकतंत्र नहीं है, ये एक डिक्टेटरशिप है जिसमें लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि प्रजातंत्र के बिल्कुल विरुद्ध है, जिसका कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। और मैं प्रदेश के मुखिया से ये आग्रह करूँगा कि जगह जगह मंत्रियों के जो विवादास्पद बयान आ रहे हैं उनके ऊपर हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है वो दूषित होती जा रही है, इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति कभी भी ऐसा किसी को वो अलाउ नहीं करती है कि आप लोगों के जिनके द्वारा आपको ये कुर्सी मिली है, जिनके द्वारा आपको चुना गया है, वो उनको आप धमकाओ और डराओ। ये ऐसा कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल नहीं होने देगी, और जिसके लिए हम जनता के साथ हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 4 विजय मशाल प्रज्वलित किए गए थे, जिन्हें देश के अलग अलग कोनों में घुमाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज स्वर्णिम विजय दिवस पर शहीद स्मारक धर्मशाला में विजय मशाल स्थापित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वर्णिम विजय दिवस पर शहीद स्मारक धर्मशाला में विजय मिसाल स्थापित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान 9वीं कोर के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर मनोज कुमार शर्मा ने शहीदों को राज्य युद्ध स्मारक धर्मशाला में श्रद्धांजलि दी। ब्रिगेडियर मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि विजय मशाल का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया था। उन्होंने कहा कि यह विजय मशाल पूरे देश के सैन्य क्षेत्रों में घूम रही है और जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल पहुंची है और यहां स्थापित करने के बाद पंजाब जाएगी। वहीं बुधवार 15 सितंबर को क्रिकेट स्टेडियम में जनता के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि यह विजय मशाल आम जनमानस को भी देश हित में कुछ न कुछ करने का संदेश देती है। हम स्वर्णिम विजय दिवस के उपलक्ष्य पर अपने सभी जो हमारे योद्धा हैं, जिन्होंने 1971 वॉर में अपनी जीवन देश के लिए न्यौछावर किया है, उनके सम्मान के अंदर उनके यहाँ पर हम आए को श्रद्धांजलि देने के लिए। ये पूरे भारत में ये मशाल घूम रही है। प्रधानमंत्री जी ने इस मशाल को शुरुआत की थी और पूरे देश के अंदर ये मशाल सभी आर्मी क्षेत्रों में घुमाई जाएगी। और अभी ये पूरा जम्मू कश्मीर से होकर अभी हमारे पास आई है और कल हम इसको बड़े भव्य रूप से क्रिकेट स्टेडियम के अंदर इसका सेलिब्रेशन करेंगे। भारत पाक युद्ध 1971 के गवाह बने कोहला के सेवानिवृत्त कर्नल करतार सिंह का कहना है कि स्वर्णिम विजय दिवस को मनाने का यह उद्देश्य है कि देश के नागरिक देश हित में क्या कर सकते हैं। सेवानिवृत्त कर्नल करतार सिंह ने कहा कि उन्होंने 1971 भारत पाक युद्ध, श्रीलंका ऑपरेशन और कारगिल युद्ध लड़ा है। 70 की उम्र के बावजूद उनमें अभी भी देशभक्ति का जज्बा कम नहीं हुआ है और वह अभी बाइक चला सकते हैं। करतार ने कहा कि भारत पाक युद्ध में भारत के 37,000 जवानों को शहादत प्राप्त हुई थी, जबकि पाकिस्तान के 93,000 जवानों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। ये जो मशाल पहुंच रही है, ये 71 की जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उसको कमेमोरेट करने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि जितने भी नागरिक हैं वो देश के लिए क्या कर सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी जो है उसका रुझान जो है आर्म्ड फोर्सेस की बजाय दूसरी तरह जगह ज़्यादा है। मैं एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था और मैंने 71 की लड़ाई लड़ी है। मैं श्रीलंका में ऑपरेशन में रहा हूँ, मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ी है और मैं बार बुंडुल भी हूँ और इतना कि मैं 3 दिन तक बेहोश रहा हूँ और आज भी मैं इस स्टेट में हूँ कि मैं मोटरसाइकिल चला सकता हूँ और मैं चलाता हूँ। जहाँ भी भीड़ वाली जगह है वहाँ मैं मोटरसाइकिल लेकर जाता हूँ। लोग मेरे को बोलते हैं देखो कर्नल साहब आप हैं इस उम्र में भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रही हमारे साथ। अभिलाषी यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट फॉर 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy,
M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year Integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.